नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 25 मई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान ने एक ऐसी धमकी दी है जिसके बाद अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई और साथ ही अगर ईरान ने वो काम कर दिया तो आने वाले टाइम में इजराइल हो या फिर अमेरिका, पूरी दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं होगी जो ईरान की तरफ आंख उठा के देख ले। अब ये काम कौन सा, इसके बारे में भी हम आपको बहुत डिटेल बताएंगे दोस्तों। और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ईरान ने ओमान के साथ मिलकर स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर एक डील फाइनल कर ली है और इसमें पूरी दुनिया की कोई भी ताकत अब कुछ भी नहीं कर सकते। और ईरान की दोस्तों एक बहुत बड़ी जीत है। अब ये कौन सी जीत है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही ईरान के अंदर गद्दारों को निपटाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जी हाँ, कई सारे गद्दार पकड़े जा रहे हैं, उनके साथ ईरान क्या कुछ कर रहा है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम देशों के ऊपर एक ऐसा दबाव बनाया है जिसके बाद मुस्लिम देशों की आवाज बंद हो गई। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इनको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि ना तो ये इस तरफ जा सकते हैं ना ही इस तरफ जा सकते हैं। ये केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की बात मानने पे मजबूर हैं। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा। और साथ ही मिडिल ईस्ट की कई सारी ऐसी खबरें बताऊंगा जो आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि प्रखर राजपूत का ये जो बड़ा सा परिवार है वो कहां तक फैला हुआ। तो आप कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर ये है कि कल तक जो आसार बन रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच सीजफायर हो जाएगा, अब वो आसार धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की और इस पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया एक मिसाइल को। एआई जनरेटेड ये इमेज थी और इस पे लिखा हुआ था थैंक्स फॉर योर अटेंशन। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से हमने जब मिसाइलें निकाली, हमने जब बॉम्ब निकाले, तब ऐसे हाल में ईरान डर गया और डरने के बाद ईरान जो है वो अटेंशन ले रहा है और साथ ही बातचीत कर रहा है। लेकिन अंदर की कहानी दोस्तों ये है कि आज ईरान के एक वरिष्ठ नेता हैं जिनका नाम मोहसिन रजई है। मोहसिन रजई ने आज खुले मंच पे, बाकायदा मंच लगा था, हजारों पत्रकार बैठे थे, उनके सामने एक साफ बात बोली कि हम बातचीत कर रहे हैं चूंकि हम शांति में बिलीव करते हैं, लेकिन अगर किसी भी सूरत हाल में हमारे साथ ये कोशिश की गई कि हमको दबाया गया या फिर हमें प्रेस किया गया या फिर ये सोचा गया कि हम कमज़ोर हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो उंगली है वो चौथे युद्ध के लिए तैयार है। हमारी उंगलियां जो है ट्रिगर पे रखी हुई हैं। और अगर गलती से भी डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में एक सवाल आता है या फिर ये ख्याल आता है कि क्या हमला कर दिया जाए और हमला करने पे ईरान का क्या रिएक्शन होगा, ये सवाल डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में हो, तो डोनाल्ड ट्रंप इसका जवाब अभी जान ले कि अगर हमारे ऊपर एक कंकड़ भी फेंका गया तो ईरान फौरन एनपीटी से अपने आप को बाहर कर लेगा। अब बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर एनपीटी क्या है। एनपीटी का मतलब है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी एक ऐसी ट्रीटी जो जिन देशों के बीच होती है उसमें ये साइन करवाया जाता है कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। और साथ ही अगर आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर है तो आप उसकी जानकारी आईएईए को देंगे। आईएईए टाइम टाइम पे आपके न्यूक्लियर साइट को चेक करेगा। ये भी आपको जानकारी देनी होगी कि आपके पास कितना यूरेनियम है, आप कितना यूरेनियम किस पर्पज से यूज कर रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बताना होगा कि आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं, और बना चुके हैं तो आपके पास कितने परमाणु हथियार हैं। ये साइन बाकायदा ईरान ने किया था ताकि पूरी दुनिया को ये यकीन रहे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा। मतलब आप सोच के देखिए कि ईरान ने वो काम किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ईरान को जब इस शक के घेरे में रखा गया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाएगा, बाकी अरब देशों पे हमला करेगा, तो ईरान ने फौरन एनपीटी साइन कर दिया और कहा कि पूरी दुनिया के चेक कर सकते हैं कि हम न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी न्यूक्लियर का नाम ले लेके ईरान के ऊपर बार बार युद्ध लाजमी किया गया, बार बार उसको जंग के माहौल में धकेला गया। इसी को लेके जो मोहसिन रजई हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर इस बार हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम साफ तौर पे उस ट्रीटी से अपने आप को बाहर कर लेंगे, फिर हमारी जो मर्जी होगी हम करेंगे, जिसको जो बिगड़ता है बिगड़ ले, जो हमारा जो कर सकता है कर ले। मतलब ईरान ने साफ तौर पे कह दिया कि यार हर बार सफाई हम ही क्यों दें। और सिंपल सी बात है कि हर बार ईरान ही क्यों। ईरान एनपीटी भी साइन करे, ईरान स्टेट ऑफ हार्मोज भी कुछ ना करे, ईरान न्यूक्लियर रिएक्टर भी नहीं बना सकता, ईरान लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं रख सकता, तो ईरान रहे ही क्यों। ईरान के बॉर्डर ही तोड़ दो, पूरी दुनिया उस पर कब्जा कर ले। सेम बात मोहसिन रजई ने बोला। और इसी बीच दोस्तों सुनिए, ईरान के अंदर कई सारे ऐसे गद्दार हैं जो गद्दार टाइम टाइम पे अपना असली रंग दिखाते हैं। एक तरफ ईरान की वो आवाम है जो हाथों में कलाशनिकोव लेके जंग की तैयारी कर रही,
जो इस उम्मीद में है कि अगर ग्राउंड लेवल ऑपरेशन हुआ तो इस ऑपरेशन में हम अपनी सेना के साथ IRGC के साथ खड़े होंगे और दुश्मनों के साथ जंग लड़ेंगे, दुश्मनों को मौत के घाट उतारेंगे। ये जज्बा वहां की औरतों में है, वहां के बच्चों में है, वहां के बुजुर्गों में है, वहां के जवानों में है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे गद्दार भी हैं जो गद्दार समय समय पे अपनी औकात दिखा देते हैं और डॉलर की खनक उनके कानों में जब पड़ती है तो गद्दारी कर जाते हैं। जैसे एक शख्स है जिसका नाम है मुस्तफा कियान। मुस्तफा कियान बाकायदा एक मिसाइल की फैक्ट्री में साइंटिस्ट था। मुस्तफा कियान जो था उसको अच्छी खासी सैलरी भी मिलती थी, लेकिन इसके जहन में एक ख्याल था कि जो इस समय मौजूदा सरकार है, जो रेजिम है, वो गिर जाए और रेजा पहलवी की सरकार आ जाए। तो बाकायदा इनकी एक मीटिंग होती थी जिसमें रेजा पहलवी के जो सपोर्टर थे वो प्रयास करते थे कि हम क्या कर सकते हैं, रेजा पहलवी को कैसे यहाँ की कुर्सी थमा दे, कैसे जो सुप्रीम लीडर की सरकार उसको उखाड़ फेंके। ये तमाम कोशिश अक्सर ये लोग करते रहते थे। अब इस मुस्तफा कियान के दिमाग में आया कि यार मैं तो मिसाइल फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो मुझे यहाँ की लोकेशन के बारे में भी जानकारी है, यहाँ कितनी मिसाइल है इसके बारे में भी जानकारी है, और तमाम वो सेंसिटिव जानकारियाँ हैं जो ईरान को छुपा के रखनी है। इसने क्या किया, इसने तमाम सेंसिटिव जानकारियों को एक पर्ची पे लिखा और उसको रेजा पहलवी के सपोर्टरों को थमाया और कहा कि इसको बीबी यानी बेंजामिन नेतन्याहू तक पहुंचा देना। अब ये लोग क्या करते हैं कि उसको धीरे धीरे इधर उधर तस्करी के माध्यम से मोसाद के एजेंटों को देते हैं और मोसाद के जो एजेंट थे वो सीधा बेंजामिन नेतन्याहू को वो चिट्ठी पकड़ाते हैं। उसके 3 ही दिन बाद, जी हाँ 3 दिन बाद, बेंजामिन नेतन्याहू की जो टीम है उसने उस लोकेशन को मार किया और मार करने के बाद एयर स्ट्राइक करके उस मिसाइल फैक्ट्री को तबाह किया और इसमें जो काम करने वाले लोग थे वो भी मारे गए। केवल इकलौता ये शख्स था जो बच गया। अब ईरान ने जब इसके बारे में जांच पड़ताल की तो जांच पड़ताल में पता चला कि जो मुस्तफा कियान है वो गद्दारी कर रहा है ईरान से और साथ ही इजराइल के साथ मिला हुआ है। फिर क्या था, इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद इसको टांग दिया। लेकिन अब सोच के देखिए कि इजराइल के जो सपोर्टर हैं और ईरान के जो गद्दार हैं कितने अंदर तक घुसे हुए। सोचिए, मिसाइल की फैक्ट्री में काम कर रहा था लेकिन इसका दिल धड़क रहा था इजराइल के लिए। वो तो ईरान ने इसके दिल की धड़कन ही बंद कर दी, लेकिन ऐसे न जाने कितने गद्दार हैं जो वहां पे काम कर रहे हैं। और इस चीज पे ईरान को अच्छा खासा काम करने की जरूरत है, अदरवाइज अंदर के गद्दार जब तक हैं, बाहर के दुश्मनों से आप अपने आप को महफूज नहीं कर सकते। अब सुनिए, इधर तो ये तमाम चीज चल रही है, इधर सऊदी अरब का प्रोपेगेंडा आप देखिए कि सऊदी अरब पूरी दुनिया के मुसलमानों को कैसे भरमा रहा। सऊदी अरब ने एक वीडियो जारी किया, मैं चाहूंगा कि वो वीडियो स्क्रीन पे आप देखें, फिर इसके बारे में आपको बता रहा हूं। ये जो वीडियो है ये हज यानी मक्का का है, जहाँ लोग हज करने जाते हैं, मक्का मदीना, ये वहाँ का वीडियो है। और सऊदी अरब ने दिखाया है कि भाई साहब मैंने मक्का मदीना की खिदमत में या फिर वहाँ की सिक्योरिटी में तमाम अपने एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर दिए हैं और अगर ईरान हमला करता है तो हम लोगों को बचा लेंगे। मतलब सऊदी अरब पूरी दुनिया के सामने ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि भाई साहब हज पे भी खतरा है ईरान की वजह से और ईरान जो है हाजियों पे हमला कर सकता है। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग मुसलमान होंगे जो मुझे देखते, चूँकि जब मैंने अब यूट्यूब के एनालिसिस को चेक किया तो उसमें कम्युनिटी के हिसाब से पता चला कि लगभग 80% के करीब लोग देखने वाले मुझे मुस्लिम ही हैं। मैं आप 80% मुसलमानों से एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए ही चाहिए। आपको लगता है कि ईरान कभी हाजियों पर हमला करेगा? एक बड़ी सिंपल सी बात आपके सामने रखता हूँ और बड़ा सिंपल सा सवाल आपके सामने पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि ईरान कभी हाजियों पर हमला करेगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर कोई बात ही नहीं, मेरी सारी बुद्धि फेल हो गई। और अगर आपका जवाब ना है तो आप भी मेरे जैसे हैं, लेकिन कमेंट में मुझे बताइएगा। खैर, इधर ईरान के खिलाफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा सऊदी अरब ने फैलाया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब समेत जितने देश ईरान के खिलाफ खड़े हुए थे उनको ऐसा नचाया, ऐसा ब्लैकमेल किया कि आज उनके पास शब्द ही नहीं है कि भैया हम कहें तो कहें क्या, बोले तो बोले क्या। कहानी यह है कि कॉन्फ्रेंस कॉल पे, जैसे गांव के लोंडो में कॉन्फ्रेंस कॉल होती है लड़ाई के बाद, वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम देशों से कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात की। उसमें पाकिस्तान भी था, सऊदी अरब भी था, यूएई भी था, जॉर्डन भी था, कतर भी था, बहरीन भी था, ये तमाम देश थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बातों ही बातों में इन देशों से कहा कि देखो ऐसा है कि हम आज डील कर लेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में ईरान तुमको फिर मारेगा, फिर तुम अलग अलग पीटे जाओगे और कितनी बार हम तुमको बचाने आएंगे। तो एक काम करो, अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन कर लो। अब अब्राहम अकॉर्ड का मतलब आपको पता होगा, और जिनको नहीं पता उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता दो कि भैया अब्राहम अकॉर्ड का मतलब है जो लोग एडम से पैदा हुए हैं या फिर आदम से पैदा हुए हैं वो सब किसी पे हमला नहीं करेंगे। ऐसा एक समझौता मिडिल ईस्ट में चलता है। इसमें दुबई और इजराइल पार्टनर है। इधर अब्राहम अकॉर्ड को कहीं ना कहीं सीरिया भी ज्वाइन कर चुका है। इसके अलावा 1-2 देश और भी धीरे धीरे ज्वाइन कर चुके हैं जिसके बारे में अभी जानकारी साझा नहीं हुई।
अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सब लोग इजराइल के साथ ये ट्रीटी साइन कर लो कि कोई भी एक दूसरे पे हमला नहीं करेगा, यानी ना ही सऊदी दुबई पे हमला करेगा, ना ही दुबई इजराइल पे हमला करेगा, ना ही सऊदी इजराइल पे हमला करेगा, ना इजराइल सऊदी पे हमला करेगा। यानी एक तरह से एक गुट बन गया और इनमें से किसी भी एक देश पे हमला हुआ तो सब पे हमला माना जाएगा। यानी इन फ्यूचर अगर इजराइल ईरान पे हमला करता है और अब्राहम अकॉर्ड साइन हो गया है तो इजराइल पे जब पलट के ईरान हमला करेगा तो ऐसे हाल में हमला दुबई पे भी माना जाएगा, सऊदी पे भी माना जाएगा, कतर पे भी, बहरीन पे भी, यानी ये सब मिलके ईरान के खिलाफ जंग लड़ेंगे, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और ये प्रस्ताव जब डोनाल्ड ट्रंप ने रखा तब मोहम्मद बिन सलमान की बोलती बंद हो गई थी। न्यूज में निकल के सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रस्ताव के बाद मोहम्मद बिन सलमान एकदम खामोश हो गया और उससे पूछना पड़ा कि भैया होश में हो। हालांकि इस मामले पे अभी तक किसी ने अमली जामा नहीं पहनाया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये खतरनाक ऑफर दिया है और ये ईमान बेचने वाले लोग इस चीज को साइन भी कर देंगे। खैर इसी बीच दोस्तों ईरान भी खामोश नहीं बैठा है। ईरान ने ओमान के साथ बातचीत की और बातचीत करके ओमान के साथ एक डील साइन की और कहा है कि चलो ठीक है, अगर स्टेट ऑफ हार्मोज की बात है उस पर ऐसा कोई हम ट्रांसपोर्टेशन टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन हम इन्वायरमेंटल टैक्स लगाएंगे। अब इन्वायरमेंटल टैक्स का मतलब क्या है? इन्वायरमेंटल टैक्स का मतलब आप समझिए कि आपका घर है या फिर आपके घर के पास तालाब है। मेरे घर की नाली अगर आपके घर के तालाब में जाती है तो आपके घर का तालाब गंदा होगा और गंदा होगा तो उसमें जो मछलियां हैं वो भी मरेंगी और इधर प्रदूषण से आपकी नाक में बदबू फैलेगा। तो आपने मुझसे कहा कि भैया एक काम करो प्रखर भैया, आप इस नाली को बंद कर लो, लेकिन मैंने आपसे कहा कि भैया मेरे पास तो और कोई जगह नहीं है। तब आपने कहा कि ठीक है एक काम कीजिए, आप नाली चालू रखिए लेकिन आप मुझे 200 रुपये महीना देंगे। अब मैंने ये क्यों? आपने कहा कि ये इन्वायरमेंटल टैक्स है कि भैया आपने मेरे आसपास के इलाके को, मेरे तालाब को गंदा किया जिससे मेरा नुकसान हुआ, तो 200 रुपये आप मुझे दीजिए जिसका मैं मछली वगैरह खरीद के खा लूंगा, अपने तालाब में मछली नहीं डालूंगा। सेम चीज होता है दोस्तों इन्वायरमेंटल टैक्स। स्टेट ऑफ हार्मोज से इतने जहाज गुजरते हैं भाई, वो जहाज तेल रिसाव करते हैं, वो जहाज वहाँ पे पोल्यूशन करते हैं, वहाँ के जो प्रोपेलर होते हैं उससे मछलियाँ कट जाती हैं, तो ये नुकसान तो ईरान का है और ओमान का है। तो इसी पे ईरान और ओमान ने साथ में बात करते हुए डिसाइड किया है कि भैया स्टेट ऑफ हार्मोज से हम इन्वायरमेंटल टैक्स लेंगे, जो कि जहाँ गाड़ियाँ चलेंगी वहाँ पोल्यूशन होगा तो फिर लोग बीमार होंगे और साथ ही पेड़ पौधे सूखेंगे, जल जीवन तबाह होगा और ऐसे हाल में हमें इन्वायरमेंटल टैक्स चाहिए ही चाहिए। और इस पे दोस्तों आपको जान के ताजुब होगा कि ओमान भी सहमत है, यानी आने वाले टाइम में ईरान और ओमान मिलके पूरे स्टेट ऑफ हार्मोज में इन्वायरमेंटल टैक्स लगाएंगे। अब ये टैक्स कितना होगा ये तो अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन जाहिर सी बात है ईरान ये मौका खोएगा नहीं। खैर इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है हिजबुल्लाह के हवाले से कि हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक और नया कारनामा कर दिखाया। दरअसल हिजबुल्लाह ने क्या किया कि दिन में तो हमला करता था लेकिन रात में वो परेशान हो जाता था, अगर कहीं लाइट ही नहीं चली तो ड्रोन से हमला कैसे किया जाए। भाई सिंपल सी बात है कि अगर रोशनी नहीं है तो ड्रोन कहाँ जाके हम फेंकेंगे। ऐसे हाल में हिजबुल्लाह ने क्या किया, हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन पे थर्मल कैमरा लगा लिया, मतलब वो कैमरा जो गर्मी को सेंस करता है और गर्मी को सेंस करके बता देता है कि भैया कोई यहाँ पे खड़ा है। अब सुनिए इसका फायदा, इजरायली सैनिक जहाँ से भी निकलते हैं हिजबुल्लाह के ड्रोन को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई आदमी जा रहा, चूंकि थर्मल इमेज में सेम चीजें दिख जाती हैं और वहां पे बिल्कुल प्रीसियस अटैक करके हिजबुल्लाह अब इजराइल के सैनिकों का शिकार कर रहा है। मतलब आप सोच के देखिए कि क्या क्या दिमाग हिजबुल्लाह लगा रहा है इजराइल को मारने के लिए। और यही वजह है कि इजराइल दोस्तों आज बहुत बुरी तरीके से परेशान है और खिसियाते हुए यार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी और कहा कि जरूरत पड़ी तो हम ईरान के साथ फिर से जंग शुरू कर देंगे। क्यों? इनको पता है कि हिजबुल्लाह का मामला शांत हो नहीं रहा, हिजबुल्लाह हमको मार ही रहा, तो मार खाने से अच्छा चलो जंग खेल लेते हैं, थोड़ा और मार खा लेंगे, लेकिन ये होगा कि भाई ईरान से मार खाएं। हिजबुल्लाह से मार खाने के बारे में लोग जानेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। खैर इधर तो दोस्तों मिडिल ईस्ट में ये तमाम चीज़ें चल ही रही है, इधर भारत की दो बड़ी खबरें बताता हूँ जिन खबरों को सुनने के बाद आप थोड़ा सा हंसेंगे। आज भारत के एक बड़े मशहूर राज्य और बड़े मेन राज्य उत्तर प्रदेश में एक बिजली विभाग के मंत्री हैं जिनका नाम है AK शर्मा जी। AK शर्मा साहब ने कहा है, और यूपी से अगर कोई मुझे देख रहा हो तो इसका जवाब मुझे कमेंट में देगा। इन्होंने कहा कि साहब उत्तर प्रदेश में बिजली की बिल्कुल कमी नहीं है, बिल्कुल टाइम से बिजली आ रही है और हमने रिकॉर्ड तौर पे बिजली की सप्लाई भी दी है। ऐसा कहना है AK शर्मा जी का। अब कोई यूपी से मुझे देख रहा हो, हालांकि मैं खुद यूपी से हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा तो भाई साहब जेल हो जाएगी, घर पे बुलडोजर चल जाएगा। समझ रहे ना? सुनिए आप मुझे बताइएगा कि यूपी में क्या बिजली बिल्कुल टाइम से आ रही है? भाई अगर आ रही है तो AK शर्मा को दोबारा वोट दीजिए।
और नहीं आ रही है तो मुझे बताइए, तो फिर अगली वीडियो में इस बारे में बोलूंगा। खैर, अब सुनिए भारत की स्थिति। एक टाइम ऐसा था कि भारत के जाबाजों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक पाकिस्तान रह गया और एक बांग्लादेश हो गया, यानी बांग्लादेश को हमने बनाया। लेकिन आज सुनिए, बांग्लादेश के पास हमारे बीएसएफ के जवान जब बैरिकेटिंग कर रहे थे तो बांग्लादेशी लोगों ने हमारे पर पथराव किया और हमारे बीएसएफ जवानों को चोटें आई, लेकिन इसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं कोई बात नहीं हो रही। मतलब लाल आंखें हम कभी पूरी दुनिया को दिखाने की बात करते थे, आज बांग्लादेश हमें दिखा रहा। मतलब एक टाइम था कि हम पूरी दुनिया को बताते थे कि औकात में, आज पूरी दुनिया हमें बता रही। एक छोटा सा देश जहां पे लोग मसाज करवाने जाते हैं, थाईलैंड। भाई सुना है ना, खुश हो गए होगे आप। थाईलैंड में पहले हम पहुंच जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, आराम से आ जाते थे, हमसे कोई पूछने वाला नहीं था कि कहां से हो, क्योंकि शकल हिंदुस्तानी थी, बात खत्म थी। लेकिन अब थाईलैंड ने हमको वीजा फ्री एंट्री नहीं दिया। कहा है कि आपको 2 तरह की सुविधाएं मिलेंगी, एक वीजा ऑन अराइवल और दूसरा ई वीजा। पहले क्या सिस्टम था कि हम फ्री में वहां 60 दिन तक आराम से रह सकते थे, ना हमसे कोई वीजा मांगता था ना कुछ। लेकिन अब वीजा ऑन अराइवल पे या फिर ई वीजा पे हम केवल वहां 15 दिन तक रह सकते हैं, 5800 रुपये चार्ज भी लगेगा। तो ये है हमारा जलवा पूरी दुनिया में। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला हिफाजत करे।